अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कायम टीवी के साथ मैं हूं सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी। हमारा प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ की एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर अफशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे डॉक्टर अफशीन, आप ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर अफशीन, हमारा प्रोग्राम जिस तरह चल रहा था बोन के हवाले से, और उसमें आपने लास्ट आर्थराइटिस के बारे में बताया था, तो आज मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा था अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। अच्छा, हाँ, हड्डियों के हवाले से जब हमारी बात हुई है तो ऑस्टियोपोरोसिस पे भी बात हो जाए। अच्छी बात है कि हम इस डिजीज़ पे भी थोड़ी सी, क्योंकि उसके बारे में लोगों को जानना है कि भाई ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्योंकि आर्थराइटिस तो आपने बताया और उस पर काफ़ी क्वेश्चन भी हमारे पास आए लोगों के। और अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर इसी तरह आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताइए कि भाई ये होता क्या है बेसिकली। देखिए, स्टार्ट में मैंने एक बात आपको बताई थी कि हड्डी का बुढ़ापन, और इसके अपने वर्ड से कहते हैं ना डेफिनेशन निकल आती है। तो जब हड्डी हमारी बुढ़बुड़ी हो जाती है, उसमें पोर्स बन जाते हैं और वो नरम पड़ जाती है, तो इस बीमारी को हमारी ज़बान में ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और जो अमूमन ख़वातीन के अंदर कसरत से पाई जाती है, लेकिन ओल्ड एज के अंदर हम बुज़ुर्गों के अंदर भी देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब ये पूछना था कि भाई ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजूहात क्या होती है, किन बिना पर ये हो जाती है बीमारी, और मतलब क्या ऐसी वजह होती है कि जो ये बीमारी मतलब तख्लीक में मतलब आती है बॉडी? जी हाँ, हमारी लाइफ के स्टार्ट फेज़ के अंदर अगर डिफिशेंसीज आ जाएं या कोई डिजीज़ आ जाएं, उसमें फिर रिपीटेड ये बात होगी कि अगर हमारा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, कैल्शियम विटामिन डी की डिफिशेंसी हो रही है, हम डाइट में नहीं ले रहे हैं, हमारा रूटीन लाइफ ऐसा है कि हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, या एक बहुत और अहम वजह जो कोई नहीं जानता कि किडनी डिजीज़ में भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने में आता है। हम धूप में निकल रहे हैं, हम विटामिन डी ले रहे हैं, लेकिन हमारी किडनी सही काम नहीं कर रही, तो स्किन से विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है, लेकिन कन्वर्जन फॉर्म में जहाँ वो एक्टिव होता है वो किडनी के अंदर होता है। ठीक है। तो जिन लोगों की किडनी नॉर्मल काम नहीं कर रही होती है उनमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलावा थायराइड, एग्जैक्टली, हमारे जिस्म का सबसे अहम तरीन ग्लैंड जो हर काम करता है, हर बीमारी की जड़ है। जैसे शुगर हर बीमारी की जड़ है, ब्लड प्रेशर हर बीमारी की जड़ है, ऐसे थायराइड भी है। तो अगर किसी के थायराइड हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल नहीं है, वो हाइपोथायराइड है, तो उस बीमारी की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक से भी हो सकता है, आंतों की बीमारियों से, क्योंकि ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब तो हमारी आंतों से हो रही है। अगर हमारी आंतें सही काम नहीं कर रही हैं, जैसे क्रॉनिक डिजीज़ हैं, सीलिएक है, क्रॉन्स हैं, इनमें एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रही है, इन वजूहात की बिना पर भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सबसे एक और अहम बात जो हम भूल जाते हैं, हमारी उम्र का तकाजा। बिल्कुल ऐसे ही। ख़वातीन बूढ़ी या बूढ़े ख़वातीन, उनसे पूछो क्या बीमारी है, वो कहती हैं बेटा बुढ़ापे की बीमारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो बुढ़ापे की बीमारी होती है ना, वो उसमें वो वर्ड जो होता है बुढ़ापा, वो उनकी उम्र होती है। एग्जैक्टली। हम जैसे जैसे एज करते हैं, हमारी सब चीज़ें जो हैं वो डाउनफॉल की तरफ जारी होती हैं। न्यूट्रिशन है, बोन्स हैं। अच्छा, इसी एज में देखते हैं कि एक लड़का जो 6 फुट का होता है अपनी यंग एज में, अपनी जवानी में, वो बुढ़ापे में आप देखें उसकी कमर खाम हो जाती है। हाँ, ऐसा है। या ख़वातीन है वो झुक के चल रही होती हैं, बेंडिंग फॉर्म पे चल रही होती हैं। तो ये सब ऑस्टियोपोरोसिस की बुनियाद पर होता है। तो डॉक्टर साहब, इसकी कोई एक्सरसाइज ऑस्टियोपोरोसिस की, बल्कि मैं तो ये जानना चाहूँगा कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों के लिए कोई एक्सरसाइज ऐसी हो जो हम मतलब मुफीद हो काफ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, इन दोनों की बहुत तकरीबन ट्रीटमेंट रेमेडी ऑलमोस्ट सेम होती है। और डाइट का वही वाली बात आएगी कि डाइट का ख्याल रखें, धूप का एक्सपोजर लीजिए, सिगरेट नोशी करते हैं तो सिगरेट ना पिएं, अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल ना पीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला के कानून में जो चीज़ें हराम हैं उसका खुदा ने जो मकसद था वो यही रखा था कि वो हमें नुकसान पहुंचा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही। वरना वो अपनी बनाई हुई चीज़ को खुद से हलाल नहीं करता, हराम नहीं करता। तो अगर अल्लाह ने उसे हराम किया तो हम उसे समझ सकते हैं इस बात को कि वो हमारी बॉडी में कहीं नुकसान कर रही है। बिल्कुल किसी भी मजहब फिक्रिया के अंदर अल्कोहल को हलाल नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। ये नहीं कहा हुआ कि आप अल्कोहल को पिएं। तो ये अल्कोहल भी हमारी, क्योंकि वो उस ड्यूरेशन में ऐसा फेस क्रिएट कर देती है कि हमारी एब्जॉर्प्शन फेज अच्छा नहीं हो रहा होता है। इसके अलावा डाइट के अंदर मैंने आपको मल्टीविटामिन्स बताई, सारी चीज़ें बताई, एक्सरसाइज बताई, मूवमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, ये सब कीजिए, चीज़ें कीजिए, इनसे भी बेहतर होगा। अच्छा, एक ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन में कभी किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाए और वो बेड बाउंड हो जाता है, बेड बाउंड से मुराद है बिस्तर पे लेट जाता है, कुछ मखसूस अरसे के लिए वो चल फिर नहीं पाता है, चाहे वो कैंसर जैसी मौलिक बीमारी हो या किसी को नासूर जैसी बीमारी हो या फ्रैक्चर हुआ हुआ, तो उस ड्यूरेशन में भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और उसकी वजह क्या है कि हम बेड रिडन को और नॉर्मल चलने वालों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो जो बेड पर है उसमें क्यों हो रहा है? उसमें और कोई बीमारी लेटने से पहले तो नहीं थी ना, लेकिन वो सिर्फ सीधा लेटा हुआ, यही उसका जुर्म था। तो ऐसा नहीं है। हमारा जो कुदरत की तरफ से निज़ाम है ना हर चीज़ को अपने अंदर जज्ब करने का,
वो एक्टिविटी में कब है कि हम जब खड़े हुए हैं तो हमारी बोन चल फिरते हुए काम कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, तो उस ड्यूरेशन में वो अपने अंदर ग़िज़ा खून तो ले ही रही है ना, तो तब और कैल्शियम और विटामिन डी ले रही है। तो ऐसे लोगों में जिनमें फ्रैक्चर या कैंसर ये सब भी हुए होते हैं, उनमें सेकेंडरी कॉज भी एक हमारे पास बेड रिडन होना आ जाती है। इन वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो नॉर्मली अक्सर लोग होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो स्टेरॉइड के इसमें क्या मतलब आपने देखा है कि अमल दखल है इसके ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर या आर्थराइटिस के अंदर? बिल्कुल। अच्छा, पहले होम्योपैथिक के हवाले से मैं बोल दूं कि होम्योपैथिक एक ऐसी दवा है जो बहुत देर पर रिजल्ट देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सच है कि होम्योपैथिक के पेशेंट्स को देखा गया है कि वो एक दफ़ा ठीक हो जाती है बीमारी तो वो जड़ से चली जाती है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि कितने अरसे में जड़ से बिल्कुल जाती है। लेकिन अगर एक खातून को ऑस्टियोपोरोसिस 55-50 ईयर्स में हो गया है तो जब तक वो 75 या 70 साल की होंगी तब वो जाकर होम्योपैथिक उसको जड़ से मिटाएगी। और जो हमारा पाकिस्तान का या वर्ल्ड का हमारा वो लाइफ की एवरेज रेंज है वो हमारी 60 है। 60 बिल्कुल। तो इतना हम जीते ही नहीं है जितने हम होम्योपैथिक का वेट करते हैं कि वो ठीक कर ले, ठीक है। और अगर ठीक भी कर लेती है तो उस ड्यूरेशन में जो अभी आपने खुद जिक्र किया कि हम स्टेरॉइड्स, वो स्टेरॉइड इटसेल्फ उस डिजीज़ को इतना बिगाड़ चुके होते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड हर बीमारी की जड़। अच्छा, स्टेरॉइड की अगर बात आई है तो एक बात और बोलूँ, कोविड के ज़माने में ये कॉमनली खाई गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और आप देखेंगे क्लिनिक्स में और पेशेंट्स का जो है वो रेशियो बढ़ गया है। क्यों? अगर आप स्टेरॉइड की गोली फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स पीरियड के लिए लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में डैमेज शो कर देती है। स्टेरॉइड सिर्फ एक यही नहीं कि कॉमन डैमेज है कि आपका खाली शुगर बढ़ा रहे हैं, वो आपकी बॉडी में और मल्टीपल काम क्या करते हैं कि आपके सारे स्टोर्स को ख़त्म कर देते हैं, आपकी बोन्स के अंदर इतनी बुरबुराहट कर देते हैं कि अगर एक बंदा 6 से 8 महीने या साल स्टेरॉइड ले लेता है, तो मैं एक एग्जांपल दूं कि एक औरत मार्केट जाती है तो वो अगर एक सब्ज़ी की छन्नी भी उठाएगी तो उसकी रिस्ट बोन के फ्रैक्चर होने का चांस उसके अंदर बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड्स अब मजबूरी है, कोविड की वाहिद ट्रीटमेंट उस ज़माने में स्टेरॉइड्स ही थी, स्टार्ट ऑफ रिसर्च यही था और अभी भी हम देते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग है, तो बिल्कुल लीजिए। लेकिन अपने डॉक्टर से कांस्टेंट इन टच रहिए कि किस तरीके से इसकी दवा की मिकदार को कम से कम तनासुब में लेके जाना है ताकि वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट ना लाए। या वो मरीज़ हैं जो लाइफ सेविंग के तौर मतलब एज अ ड्रग यूज़ करें, जैसे दमा का मर्ज़ है, सिर्फ कोविड नहीं, दमा में भी, इन्फ्लुएंजा में, ये और बहुत सी कॉमनेस्ट क्रॉनिक इलनेसेस हैं जिनमें हम स्टेरॉइड लेते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने डॉक्टर से को बताते रहें कि देखिए मैं स्टेरॉइड्स खा रहा हूँ, तब से मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ताकि वो इसे कम से कम बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको दे। यानी कि आपने अपने डॉक्टर को बताते रहना है कि भाई अगर स्टेरॉइड वो दे रहे हैं तो साथ साथ आपके साथ जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं वो आप अपने डॉक्टर को आगाह खुद करेंगे। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक के ऊपर, फिर वापस आते हैं दोबारा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से आकर दोबारा इसी टॉपिक को यहीं से ज्वाइन करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे वही हमारा सवाल चल रहा था ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे ब्रेक के अंदर अपने माइंड के अंदर आया कि ये जो स्टेरॉइड होते हैं, क्या इससे भी शुगर लेवल बढ़ जाता है या शुगर बढ़ जाता है इससे? जी बिल्कुल। आप कभी अगर डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड्स लिखे हों, खैर अल्लाह ना करे कि आपको एज सच को इसकी नीड पड़े कि कभी स्टेरॉइड्स दिए जाएँ, लेकिन अगर एज अ लाइफ सेविंग मेजर या एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी कोई डॉक्टर आपको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर रहा है तो ये इस डॉक्टर की एक जिम्मेदारी है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि इससे शुगर बढ़ सकती हैं। और अगर वो इन्फॉर्म कर देते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि इसको मजीद ना बढ़ने दें। मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर मतलब बताते हैं कि भाई लेडीज से जेंट्स को मतलब कि भाई आप स्टेरॉइड दे रहा हूं तो वेट बढ़ेगा आपका ना। बिल्कुल। अब जब शुगर्स बढ़ेंगी आपकी तो आपने उस दौरान जो है वो एक तो बदपरहेजी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हमें स्टेरॉइड मिलते हैं उसका इतना इमीडिएट रिस्पांस होता है कि हम वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बेटर होना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी रूटीन लाइफ में नॉर्मल आ जाते हैं और फिर वही जंक फूड्स, वही ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे हमारी शुगर एक तरफ से स्टेरॉइड बढ़ा रहा है, एक तरफ से हम कुछ ऐसा बदपरहेजी कर रहे हैं, ऐसा खाना पीना इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी शुगर बढ़ रही है। और अल्टीमेटली क्या होता है कि फिर वो मज़ीद और बीमारियों में लग के और मुश्किलात के साथ हमारे पास आते हैं
या डीके है, हॉन्क है, अब ये मेडिकल टर्म्स हैं जो मैं डिफाइन तो नहीं करूँगी, लेकिन इसमें क्या होता है, शुगर बढ़ गई, क्या हुआ है, हाँप रही है खातून, बेटी ने शुगर चेक की 600 आ रही है। अब वो शुगर भी बढ़ी हुई थी, साथ में आप अपने आप को जो शुगर स्टेरॉइड के बाद जो है वो चुस्त समझ के दवाइयाँ खा, मतलब बदपरहेजी करे तो उसने भी बढ़ा दिया था। तो जब स्टेरॉइड मिले, स्ट्रिक्ट फॉलो करें डाइट प्लान को, स्ट्रिक्टली आप अपनी शुगरी फ्रूट्स ना लें, इवन के जो नेचुरल फूड्स हैं उनको भी लिमिटेड टू 1, एक स्मॉल साइज का फ्रूट कर दीजिए। अच्छा, जो नेचुरल फूड है हम ले रहे हैं तो क्योंकि कुदरत ने उसमें भी चीनी रखी हुई है। अच्छा, तो यानी कि उससे भी शुगर बिल्कुल, अगर आप जूस के डब्बे को देखें उस पर लिखा हुआ है नो एडिड शुगर, यानी एडिड नहीं है, पर नेचुरल तो कुदरत की दी हुई है। आप अगर गाजर का एक सब्जी है गाजर, लेकिन उसको जब आप पीते हैं उसमें भी एक मिठास है, किन्नू में एक खटास के साथ एक मिठास भी है। अच्छा, ये न्यू बात मतलब अभी समझ में आई कि नेचुरल फूड्स हैं। बिल्कुल, हम समझते हैं कि भाई जो हम नेचुरल फूड खा रहे हैं उसमें नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसमें भी है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज और सक्रोज का, लेकिन वो भी बढ़ाती हैं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैंने आपको एक नॉर्मल रूटीन में तो नहीं कहा कि आप इतना स्ट्रिक्ट करें, लेकिन स्टेरॉइड के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बीमारी को मजीद खराबी, एक तरफ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट में दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको शुगर की, जो आपकी शुगर की जड़ की बीमारी है उसको खराब कर रही है। तो डॉक्टर साहब, इसकी अलामत क्या होती है, मतलब कैसे हम इसको पहचान सकेंगे या क्या ऐसी मतलब चीज़ होगी जिससे हम रिकग्नाइज कर सकें कि भाई ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है ना, और ये अलामत आपको आ रही है तो आपको पता लगेगा? बिल्कुल। अच्छा, जब ऑस्टियोपोरोसिस की हम वापस इसकी अगर बात कर रहे हैं कि जब हमें इसके अलामत का पता चलना चाहिए, तो दर्द, अब दर्द किसी भी टाइम हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का अमूमन दर्द का ताल्लुक ये होता है कि ये ख़ास मखसूस एज के बाद जो ओल्ड एज के पीपल हैं इनमें दर्द ज़ाहिर होता है, हड्डियों में स्वेलिंग आने लग जाती है, हड्डियों में टेढ़ापन हो जाता है। अच्छा, इस टेढ़ेपन के अलावा कभी गौर करें कि मरीज़ आते हैं क्लिनिक में, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नज़ला खांसी बुखार नहीं है, मेरे पेट में दर्द नहीं, मुझे मोशन नहीं आ रहे, लेकिन मुझे 3-4 दिन से बुखार है। बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब नज़ला नहीं है, खांसी नहीं है, कोई किसी और आज़ा की बीमारी ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन दर्द है और बुखार है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ कि जो पेन है, दर्द जो हो रहा है वो मतलब एक किसी पर्टिकुलर मतलब एक जगह पे स्पेसिफिक होगा या फिर कहीं पर भी हो सकता है? नहीं, डिफरेंट बॉडी जॉइंट्स में हो सकता है, आपके हिप और नी में हो सकता है, क्योंकि ये आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं। ओके। आपके जिस्म का जितना वजन है वो आपके घुटनों के ऊपर है, और आपका सारा काम करने का, चलने फिरने का काम भी घुटनों में होता है। ठीक है, ठीक है, तो घुटने हैं, हिप जॉइंट है, बैक है, शोल्डर है, रिस्ट है, इनमें अमूमन दर्द होता है। अब दोनों बाजुओं की हड्डियों में भी एक साथ दर्द हो सकता है और आगे पीछे भी दर्द हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो डॉक्टर साहब आपने बताई अपना इसके हवाले से। अब लाइफ स्टाइल मतलब थोड़ा सा आप डिस्कस करें। बिल्कुल, हर बीमारी के लिए मैं आपको बोलूँगी, सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सब नहीं, हर बीमारी के लिए मैं आपको कहूँगी कि लाइफ स्टाइल हमारी बहुत अहम है। लाइफ स्टाइल में सबसे पहले एजुकेट कीजिए। हमारे क्या डॉक्टर डरा देते हैं, हड्डी हो गया, बीमारी हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और वो फिर बंदा बिल्कुल, अब वो जो औरत जोड़ों के दर्द से पहले बिस्तर पे बैठी थी वो फिर घर जाके लेट जाती है। सही बोल रही है। तो डराएं नहीं बीमारी से, उसे एजुकेट करें, उसे बताएं कि ये बीमारी आपकी लाइफ का हिस्सा तो बन चुकी है, लेकिन इस बीमारी के साथ आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकती हैं। उसके तरीक़ेकार पे आपको तब्दीली लानी होगी। जैसे कि अब ख़वातीन हैं, माशाल्लाह मुसलमान खाने से मेरा भी ताल्लुक़ है, आपका भी है, हम नमाज करते हैं। बिल्कुल, नमाज में रुकू सुजूद कुनूत ये एक वाहिद एक्सरसाइज होती है जो हमारी बॉडी को फिट रखती है। अगर हम इसको ही फॉलो करें, दिन में 5 वक्त हम नमाज पढ़ें, तो हम बहुत सी बीमारियों से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें हो जाता है, तो नमाज को भी ये नहीं है कि हम खड़े होकर ही पढ़ेंगे। नो, अल्लाह ने लेट के भी नमाज पढ़ने का हुक्म इसीलिए दिया हुआ था कि उसे मालूम है कि हम जिस तरह की कौम है, हम इन बीमारियों का शिकार तो होंगे। तो आप जो है वो नमाज ऊपर बैठ के पढ़िए। नमाज पढ़ने के अलावा कमोड का इस्तेमाल कीजिए, फ्लश का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि जो फ्लश पे आपके नी जॉइंट का एंगल बनता है वो कंप्लीट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। कमोड पे बैठिए, कमोड पे बैठ के भी एक ऐसी स्टेज आती है ऑस्टियोपोरोसिस की जब आप उठ नहीं पाते हैं, तो कमोड के बराबर में वॉल हैंगर लगा लीजिए जिसके सहारे से आप उठें। स्टिक का इस्तेमाल करें। ठीक है। आलती पालती मार के बैठना, दस्तरखान पे बैठना, इन चीज़ों को ना करें। ज़मीन पे, अच्छा ख़वातीन और मर्द, जॉब लाइफ ऐसा है कि आपको स्टेयर्स चढ़नी है। बिल्कुल ऐसा है। स्टेयर्स में हमारी जॉइंट में फ्रिक्शन आती है, तो जब आप सीढ़ियों पे कदम रखते हैं तो आप एक पैर रखें एक स्टेयर के ऊपर, तो दूसरा पैर दूसरी स्टेयर पे नहीं रखें, उसी स्टेयर पे रखें। जब ये दोनों पैर बराबर रखे जाएंगे तो इतनी फ्रिक्शन नहीं होगी और इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अपने वजन को कम करें। मैंने कहा ना वेट बेयरिंग जॉइंट्स, तो हमारा ही तो वेट बेयर कर रहे हैं। अगर मैं 80 किलो की हूँ तो मेरे ये घुटने मेरा 80 किलो ही सहार है, तो मैं अगर इस वजन को कम करूँगी तो मेरे ही जोड़ के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, इसमें फ्रिक्शन कम आएगी। इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके कार हैं कि अगर आप स्टिक ले रहे हैं तो स्टिक के ऊपर आप वेट डाल रहे हैं, वॉकर ले रहे हैं अपना वेट वहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अपने आप जोड़ों को मजीद बोझ डालने से बचा रहे हैं।
अच्छा, ये वो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीक़ेकार हैं जिससे हमारी ना आवाम बहुत डरने लगी है। एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं मज़ीद वज़न उठाऊँगी, या मैंने मज़ीद जोड़ काम करेंगे, या मैं साइकिल चलाऊँगी तो मेरे जोड़ ख़राब हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा है लोगों के अंदर। यही कॉन्सेप्ट मिटाने के लिए मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि अगर आप कार्डिक एक्सरसाइजेज हैं, एरोबिक्स हैं, साइकिलिंग है, वो अपने फिटनेस ट्रेनर की मौजूदगी में, अपनी किसी भी जिम ट्रेनर की मौजूदगी में उसको बता के अपर बॉडी की कर लें। ओके। बेड पे लेट के हल्का हल्का साइकिलिंग कर लें, मसाज कर लें। अच्छा, अपर बॉडी में आप करेंगे तो आपकी ऊपर की बॉडी के जोड़ भी चुस्त हो जाएंगे। अगर निचले ऊपर बॉडी में मसला है तो आप निचले बॉडी की एक्सरसाइजेस कर लीजिए तो आपका वेट कम होगा। तो वो सेकेंडरी जो है ना, आपकी कॉज ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना 6-7 वजूहात की वजह से बीमारी बिगड़ती है, तो हम वजह कम कर देंगे तो हमारी बीमारी प्रोग्रेस नहीं करेगी। डाइट का ख्याल रखिए, जितनी जितनी हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी ग़िज़ा कम होती जाती है, तो कम ग़िज़ा लें लेकिन भरपूर लें, ताकत से भरपूर लीजिए। इसके अलावा कुछ और मोडेलिटीज़ में जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा जेल्स फराम की जाती हैं। जी बिल्कुल, वो काट लीजिए। फला जेल लगा लो, फला जेल नहीं। मैं सिर्फ कोल्ड और हॉट जेल को आपको प्रेफर करती हूँ कि आपके मखसूस जोड़ पे जो जेल लगाएंगे उसका एक फ़ायदा क्या है। मैंने मुंह से ब्रूफेन खा ली, पेनाडोल खा ली, वो मेरे मैदे में जा रही, मेरे मैदे को तबाह करी, मेरे गुर्दे को तबाह करी, मेरे जिगर को तबाह करी है। ठीक है, तो मैं अपना रूट क्यों ना बदल दूँ? मैं मुंह से ग़िज़ा ना, मतलब गोली ना लूँ, दवा ना लूँ, मैं जेल लगा लूँ। अब मेरे इस जोड़ में दर्द था, मैंने यहाँ जेल लगाई, मेरा आर्थराइटिस को भी करेक्ट कर सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस को भी करेक्ट कर सकती है। वो जेल वहीं काम कर रही है, वो स्किन में नहीं, इससे अंदर तो वहाँ जा रही है, बट वो मेरे मैदे में एग्जैक्टली ज़बरदस्त रूट चेंज हो गया है, तो वो हमें नुकसानात से बचाएगी। यानी कि रूट चेंज करके आपने गाड़ी के ट्रैक को दूसरी तरफ लेके आ गए और बिल्कुल, आपने उसको ओरल के बजाय आपने उसको बॉडी पे अप्लाई कर बिल्कुल यूज कर लिया। दूसरी चीज़ ये कि आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो इंटरनेट से प्रोग्राम देख रहे हैं कि जोड़ में इंजेक्शन लग जाता है और फिर हम उसके आदी हो जाते हैं। फला की माँ ने इंजेक्शन लगवाया, अब उसे बार बार इंजेक्शन लग रहा है, तो वो किसी और की आगाही में बताइए, अपने डॉक्टर से मालूम कीजिए। जोड़ में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है, 6 महीने से कम पर अमूमन 99% लोग क्योर हो जाते हैं, तो 5 to 6 मंथ से पहले नीड नहीं पड़ती। अब क्या हुआ है, 6 महीने तक आप गोली नहीं खा रहे, तो आपकी किडनी बची हुई है, आपकी इंटेस्टाइन बची हुई है, आपको अल्सर नहीं हो रहा, आपके गुर्दे फेल नहीं हो रहे, और ये इंजेक्शन जो है 6 माह तक आपको मज़ीद किसी और बीमारी में दर्द की गोली खाने की बीमारी से बचा लेते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को करते हैं वाइंड अप की जानिब लेके जाते हैं। उससे पहले हम एक डॉक्टर साहब से लास्ट मैसेज अबाउट और ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस के हवाले से पूछना चाहेंगे कि कोई ऐसी प्रिवेंशन या कोई ऐसी तदबीर कि लोग इसके ऊपर अमल करें और इससे मौलिक अमराज से बच सकें। प्रिवेंशन ऑलरेडी हमारी तकरीबन अभी सब हर मुस्तकिल सब बातों में डिस्कस हो गई कि लाइफस्टाइल मेजर्स चेंज करना है, ये सब चेंज करना है, जॉब लाइफ को अपने थोड़ा सा एलिमेंट्री करवा लें कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन फेज़ ले लें। लेकिन बस एक अहम मैसेज जो मैं डिलीवर करना चाहूँगी वो ये कि अगर आपको दर्द होता है तो आप दर्द की गोली उस वक्त खाइए। मैं ये इस वक्त कोई ऐसा मैसेज नहीं दे रही कि डॉक्टर ने आपको लिखा है कि फ़लाँ टैबलेट आपने हर 8 घंटे से खानी है तो आप मेरे कहने पे वो ना खाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा है तो कोशिश करें कि उस वक्त दर्द की गोली खाएं, जब दर्द ठीक हो जाए तो वो गोली ना खाएं। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताई थी कि इंजेक्शंस हैं या जेल्स हैं, इनकी तरफ चले जाएं, फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाएं, ठीक है, वो लगवाएं। अच्छा, और आखिर में मैं कायम टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे मेरा इंतखाब किया इन मौजू पर बात करने के लिए, जिन्होंने मुझे चुना कि मैं अपनी आवाम को अपनी एक छोटी सी काविश के ज़रिए आगाही दे सकूँ और उनको रोशनास करा सकूँ जो कॉमन बीमारियाँ हमारे घरों में पाई जाती हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशीन का कि उन्होंने प्रोग्राम को आके रौनक बख्शी। और इसी तरह आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप हमें व्हाट्सएप ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं, आप आगाही ले सकते हैं। और इसी तरह आप हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते रहिए। हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।